सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन है, 24 मार्च 2015। बार्सिलोना से डुसलडॉर्फ के लिए जर्मन विंग्स की एक उड़ान भरती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल है। सुबह के 9:30 बजे पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक रूटीन मैसेज देता है और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर उस फ्लाइट से हर तरह का संपर्क टूट जाता है। पूरी तरह सन्नाटा। आज हम जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 के उसी हादसे की कहानी की परतों को खोल रहे हैं। जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं वो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाती हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि कैसे सुरक्षा के लिए बनाया गया एक सिस्टम ही 150 लोगों की मौत का कारण बन गया। क्योंकि ये विमान किसी तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश नहीं हुआ था, इसे जानबूझकर क्रैश किया गया था, पर किसी आतंकवादी ने नहीं। तो सवाल ये है कि फिर किसने? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फ्लाइट अपनी तय ऊंचाई यानी 38,000 फीट पर पहुंच चुकी थी। कैप्टन ने 9:30 बजे अपना आखिरी मैसेज दिया। सब कुछ ठीक था, लेकिन ठीक 1 मिनट बाद फ्रांस के मार्सेई में बैठे कंट्रोलर्स ने देखा कि विमान बिना किसी इजाजत के नीचे जाना शुरू कर चुका है। और ये कोई आम गिरावट नहीं थी। अच्छा। नहीं, विमान एक बहुत ही स्थिर एक कंट्रोल्ड रफ्तार से नीचे जा रहा था, लगभग 350 फीट प्रति मिनट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था। किस बात का संकेत? देखिए, अगर विमान में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम होती, जैसे इंजन फेल होना या कैबिन का प्रेशर चला जाना, तो गिरावट बहुत तेज या क्या कहते हैं अनियंत्रित होती। ये गिरावट ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऑटो पायलट पर सेट की हो। ये जानबूझकर किया गया था। तो कंट्रोलर्स ने तुरंत विमान से संपर्क करने की कोशिश की होगी? बिल्कुल, बार बार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर। उन्होंने पास से गुजर रहे एक दूसरे विमान से भी मदद करने को कहा, लेकिन कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी। सुबह 9:40 पर रडार से संपर्क टूट गया। और ठीक 1 मिनट बाद फ्लाइट 9525 फ्रेंच एल्प्स के पहाड़ों से टकरा गई। सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर एक सामान्य उड़ान एक भयानक त्रासदी में बदल गई। ये हमें दिखाता है कि कॉकपिट के अंदर का माहौल कितना नाजुक होता है। सब कुछ उस एक दरवाजे के पीछे बैठे 2 लोगों के भरोसे पर टिका होता है। और जब जांचकर्ताओं को फ्लाइट के रिकॉर्डर्स मिले, ब्लैक बॉक्स, हाँ, तो उसी दरवाजे के पीछे की कहानी सामने आई। पता चला कि जब विमान अपनी तय ऊंचाई पर पहुंचा तो कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर बाथरूम जाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने वापस आने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे हमेशा लगता था कि कॉकपिट के दरवाजे अभेद्य होते हैं, पर क्या अंदर जाने का कोई इमरजेंसी तरीका नहीं होता? ये कैसे मुमकिन है कि एक पायलट बाहर ही रह जाए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब 911 के हमलों के बाद बने नियमों में छिपा है। अच्छा। 911 के बाद कॉकपिट के दरवाजों को बख्तर बंद बना दिया गया ताकि उन्हें बाहर से तोड़ा ना जा सके। अंदर जाने का कोई सिस्टम होता है? बाहर वाला क्रू मेंबर इंटरकॉम से संपर्क करता है और कीपैड पर एक कोड डालता है। अंदर बैठा पायलट कैमरा में देखकर दरवाजा अनलॉक कर देता है। और अगर अंदर से कोई जवाब ना आए तो मान लीजिए पायलट बेहोश हो गया हो, उसके लिए एक इमरजेंसी कोड होता है। अगर वो कोड डाला जाए और अंदर से 30 सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया ना हो तो दरवाजा अपने आप 5 सेकंड के लिए खुल जाता है। तो फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ एक और सुरक्षा परत है जो इस केस में सबसे बड़ी खामी साबित हुई। कॉकपिट के अंदर एक स्विच होता है जिस पर लॉक लिखा होता है। लॉक? हाँ, लॉक। अगर अंदर बैठा पायलट उस स्विच को दबा दे तो बाहर का कीपैड और इमरजेंसी कोड सब कुछ बेकार हो जाता है। क्या मतलब? दरवाजा किसी भी कीमत पर किसी भी कोड से बाहर से नहीं खुल सकता। ये स्विच इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कोई अपहरणकर्ता क्रू से इमरजेंसी कोड छीन ले तब भी वो अंदर ना घुस पाए। 1 मिनट, तो इसका मतलब ये है कि एक अकेला स्विच पूरे इमरजेंसी सिस्टम को ओवरराइड कर सकता है? बिल्कुल, और को पायलट ने ठीक इसी स्विच का इस्तेमाल किया था। हाँ, उसने दरवाजे को पूरी तरह से लॉक कर दिया था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो आवाजें दर्ज है वो दिल दहला देने वाली हैं। कैसी आवाजें? पहले दरवाजे पर हल्की दस्तक, फिर जोर जोर से पीटने की आवाजें, और फिर किसी भारी चीज, शायद आग बुझाने वाले सिलेंडर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की आवाज। कैप्टन आखिरी पल तक अंदर जाने की, विमान को बचाने की कोशिश करते रहे। हाँ, ये तो
अविश्वसनीय है। तो जिस सिस्टम को 9/11 जैसे हमलों को रोकने के लिए बनाया गया था, उसी ने 150 लोगों की जान ले ली। सुरक्षा ही खतरा बन गई। यही इस हादसे की सबसे दुखद विडंबना है। एक सुरक्षा सुविधा जिसका मकसद विमान को बाहर के खतरे से बचाना था, उसी का इस्तेमाल विमान को अंदर से हाईजैक करने के लिए किया गया। जब ये साफ हो गया कि ये एक जानबूझकर किया गया क्रैश था, तो सबकी नजर उन 2 लोगों पर गए जो कॉकपिट के अंदर थे। आखिर वो कौन थे? इस हादसे में 144 यात्री, 4 केबिन क्रू और दोनों पायलट मारे गए। यात्रियों में स्पेन से लौट रहे 16 स्कूली बच्चों का एक ग्रुप भी था। कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर सिर्फ 34 साल के थे। 2 बच्चों के पिता, एक बेहद अनुभवी पायलट जिन्होंने 6000 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरी थी, और उनके आखिरी पल भी अपने यात्रियों को बचाने की एक हताश कोशिश में बीते। और दूसरा था को-पायलट, 27 साल का एक नौजवान जिसे बचपन से ही पायलट बनने का जुनून था। उसके कमरे की दीवारों पर एयरलाइनर्स के पोस्टर लगे होते थे। उसने स्कूल खत्म करते ही लुफ्थांसा की प्रतिष्ठित फ्लाइट एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। उसका सपना सच हो रहा था, लेकिन उस सपने के पीछे एक बहुत गहरा और अंधेरा सच छिपा था। यहीं से कहानी और भी जटिल हो जाती है ना? अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही उस को पायलट को गंभीर डिप्रेशन का दौरा पड़ा था। उसे आत्महत्या के विचार आ रहे थे। उसका कई महीनों तक इलाज चला। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे ठीक हो चुका घोषित किया और उसका लाइसेंस इस शर्त पर बहाल किया गया कि अगर भविष्य में उसे किसी भी तरह के मनोरोग उपचार की जरूरत पड़ती है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। और उसे उड़ान से रोक दिया जाएगा। हाँ। तो मतलब पूरा सिस्टम पायलट की ईमानदारी पे टिका था कि वो खुद अपनी समस्या के बारे में बताएगा। बिल्कुल। विमानन उद्योग का मेडिकल सिस्टम काफी हद तक ऑनर सिस्टम यानी ईमानदारी पर आधारित है। पायलटों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी सेहत से जुड़ी कोई भी बात नहीं छिपाएंगे, खासकर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी। और जब कोई जानबूझकर जानकारी छिपाता है तो ये सिस्टम पूरी तरह से ढह जाता है। और उसने जानकारी छिपाई बार बार। जब उसे अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए जाना था तो उसने FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में साफ झूठ बोला। उसने लिखा कि उसे कभी कोई मानसिक विकार नहीं हुआ है। और वो पकड़ा भी गया था। अच्छा। हाँ, लेकिन तब भी उसे बस एक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। उसका करियर खत्म हो सकता था, पर उसे एक और मौका मिला। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। सही बात है। एक ऐसे पेशे में जहां सच्चाई और जिम्मेदारी सबसे ऊपर होनी चाहिए, वहां इस तरह की बेईमानी को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। यह दिखाता है कि सिस्टम उसे पकड़ तो रहा था, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा था। और फिर हालत और बिगड़ गई। 2014 में उसका डिप्रेशन वापस आ गया, लेकिन इस बार एक नए वहम के साथ। क्या वहम? उसे लगने लगा कि वो अंधा हो रहा है। क्या? हाँ, उसे आंखों के सामने धब्बे और रोशनी दिखती थी। वो दर्जनों डॉक्टरों के पास गया, लेकिन किसी भी जांच में कोई शारीरिक समस्या नहीं निकली। एक डॉक्टर ने उसे हाइपोकॉन्ड्रियकल डिसऑर्डर होने का पता लगाया। इसका क्या मतलब होता है? ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान को लगता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता है। उसे एक मनोरोग क्लिनिक में भर्ती होने की सलाह दी गई थी। और उसने उस सलाह को नजरअंदाज कर दिया। रुकिए, यहाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर इतने सारे डॉक्टर उसे देख रहे थे, उसे अनफिट टू वर्क यानी काम करने के लिए अयोग्य होने के सर्टिफिकेट दे रहे थे, तो एयरलाइन को पता क्यों नहीं चला? क्या डॉक्टरों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो एयरलाइन को सूचित करें? यहीं पर सिस्टम की सबसे बड़ी नैतिक और कानूनी दुविधा सामने आती है, खासकर जर्मनी जैसे देश में। क्यों? जर्मनी में ऐसा क्या है? जर्मनी में डॉक्टर और मरीज की गोपनीयता के कानून बहुत सख्त हैं। एक डॉक्टर बिना मरीज की इजाजत के उसकी मेडिकल जानकारी किसी तीसरे पक्ष, यहां तक कि उसके एम्प्लॉयर को भी नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। ऐसा करना एक आपराधिक जुर्म हो सकता है। तो मतलब डॉक्टरों के हाथ कानून से बंधे हुए थे? एक तरह से हाँ। शायद उन डॉक्टरों को लगा कि वो मरीज सिर्फ अपने लिए खतरा है, दूसरों के लिए नहीं। डिप्रेशन में होना किसी को हत्यारा नहीं बनाता। उन्होंने उसे काम से छुट्टी लेने की सलाह दी, सर्टिफिकेट भी दिए। और को पायलट ने वो सर्टिफिकेट? उसने उन फटे हुए सर्टिफिकेट्स को अपने घर में छुपाकर रखा, अपने एम्प्लॉयर को कभी नहीं बताया। वो बीमार था, वो जानता था कि वो उड़ान भरने के लायक नहीं है, लेकिन वो उड़ता रहा। और सबसे डरावनी बात, उसने क्रैश से कुछ दिन पहले इंटरनेट पर सर्च किया था। क्या सर्च किया था? कॉकपिट के दरवाजे के लॉकिंग मैकेनिज्म और आत्महत्या के तरीकों के बारे में। बाप रे। यहाँ तक कि बार्सिलोना जाने वाली उसी उड़ान में
जब कैप्टन सोंडेनहाइमर कॉकपिट से बाहर थे, उसने कुछ पलों के लिए विमान को नीचे ले जाने वाली सेटिंग्स को टेस्ट भी किया था। क्या उसी दिन? हाँ, मतलब उसने इसका रिहर्सल किया था उसी दिन, उसी कैप्टन के साथ। ये सब एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा करता है। ये आवेग में उठाया गया कोई कदम नहीं था। उसने सिस्टम की हर कमजोरी का फायदा उठाया। गोपनीयता के कानून, ईमानदारी पर आधारित मेडिकल रिपोर्टिंग। और आखिर में कॉकपिट के दरवाजे का वो लॉक स्विच। बिल्कुल। इस हादसे के बाद जाहिर है हड़कंप मच गया। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने तुरंत कई नए नियमों का प्रस्ताव रखा। पायलटों की मनोवैज्ञानिक जांच को और सख्त किया गया और दुनिया भर की कई एयरलाइंस ने एक नया नियम अपनाया। कॉकपिट में हर समय 2 लोग का नियम। हाँ, यही वाला। यानी अगर एक पायलट बाहर जाता है तो केबिन क्रू का एक सदस्य अंदर आकर बैठेगा। हाँ, ये एक तत्काल प्रतिक्रिया थी ताकि कॉकपिट में कभी भी कोई व्यक्ति अकेला न रहे। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। क्या? लुफ्थांसा, जो जर्मन विंग्स की पेरेंट कंपनी है, और कई दूसरी यूरोपियन एयरलाइंस ने 2017 में इस 2 व्यक्ति वाले नियम को हटाना शुरू कर दिया। एक मिनट, क्या जिस नियम को इसी हादसे के बाद बनाया गया था उसे हटाया जा रहा है? इसका क्या मतलब है? क्या एयरलाइंस को लगता है कि ऐसा दोबारा नहीं हो सकता? यह दिखाता है कि एक पूरी तरह से फूल प्रूफ सिस्टम बनाना कितना मुश्किल है। 2 व्यक्ति नियम के भी अपने खतरे हैं। जैसे केबिन क्रू का कोई सदस्य पायलट का ध्यान भटका सकता है, या दरवाजा बार बार खुलने से सुरक्षा का एक और खतरा पैदा हो सकता है। सही बात है। चुनौती हमेशा सुरक्षा, गोपनीयता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बीच एक सही संतुलन बनाने की होती है, और ये संतुलन कभी स्थायी नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे एक ऐसे व्यक्ति ने अंजाम दिया जो मदद लेने से इनकार कर रहा था और जिसने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया। बिल्कुल। इसने विमानन उद्योग के उस